नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशाखापट्टनम में हुदहुद तूफान अपनी तबाही के निशान छोड़ गया है। तूफान के दौरान एक 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग से कार गिरने का वीडियो सामने आया है। 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग से कार गिरने का ये वीडियो 12 अक्टूबर को आए तूफान का है। हुदहुद से आंध्र ओडिशा में करोड़ों का नुकसान हुआ था। मल्टी लेवल पार्किंग से गिरी कई कारों का कचूमर बन गया। आप देख पा रहे हैं लाल और सफेद रंग की ये लग्जरी कारें कैसे कबाड़ बन गई। हुदहुद तूफान में कई कारों को नुकसान पहुंचा। जहां पर कार गिरी वहां भी काफी टूट फूट हुई। गनीमत ये रही कि यहां पर किसी की जान नहीं गई। इलाहाबाद में आर्मी स्पेशल ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। छिपकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई और धुएं का गुबार उठने लगा। आशंका जताई जा रही है कि खाना बनाते वक्त हादसा हुआ और सिलेंडर में लगी भड़की आग उठने लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ये आर्मी स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से असम जा रही थी। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी जवान बाहर निकल आए और एक बड़ा हादसा टल गया। आग की चपेट में आई बोगी को सबसे पहले बाकी बोगियों से अलग किया गया और फिर ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ट्रेन में 12 बोगियां थीं, जिनमें से एक बोगी में आग लगी थी। गनीमत रही समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक पूरी बोगी खाक हो चुकी थी। एआईएडीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता रिहा होने के बाद चेन्नई पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें बैंगलोर जेल से रिहा किया गया। जयललिता के चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही हजारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां लग गया। जयललिता के लिए इन कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। जयललिता के इंतजार में चेन्नई एयरपोर्ट में सुबह से ही उनके समर्थक जुट गए थे। इन्हें जयललिता के बैंगलोर जेल से छूट कर आने का बेसब्री से इंतजार था। चेन्नई एयरपोर्ट पर इस कदर जयललिता के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी कि पुलिस के पसीने छूट गए। इन्हें संभालने के लिए बैरिकेडिंग लगानी पड़ गई। जयललिता को बैंगलोर जेल से रिसीव करने के लिए तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर थम्बीदुरई पहुंचे। बैंगलोर जेल से जब जयललिता एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई तो उनके पीछे समर्थकों का लंबा काफिला चल रहा था। सड़क किनारे समर्थक जयललिता के लिए नारे भी लगा रहे थे। जयललिता फ्लाइट पकड़ने के लिए जब बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां पर जुटे समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई। सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। एलओसी पर पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में बीती रात पाकिस्तान ने जबरदस्त फायरिंग की। पाकिस्तान ने हमीरपुर में रात 8:30 बजे से 9:20 तक लगातार गोलीबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में एक बार फिर इराक के आतंकी संगठन आईसिस के झंडे लहराए गए। देखिए कैसे 2 शख्स मुंह ढककर सड़क पर झंडा लेकर घूम रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने झंडा लेकर घूमने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी। इससे पहले बकरीद के दिन भी आईसिस के झंडे लहराए गए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त करने के लिए सीटों की संख्या 10% होना जरूरी नहीं। एक आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने ये जानकारी दी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की लोकसभा सचिवालय में ये याचिका थी, अर्जी थी और सवाल पूछा गया था और नेता विपक्ष के चयन को लेकर जानकारी मांगी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के नेता विपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। इस फैसले के महीनों बाद आरटीआई से ये जवाब सामने आया। कालाधन रखने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं करने के केंद्र के स्टैंड पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। अजय माकन ने कहा है कि सत्ता में आते ही बीजेपी के बोल बदल गए। हालांकि कालाधन रखने वालों का नाम नहीं बताने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने जो करार किए हैं उसकी वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। कालेधन के मुद्दे पर केंद्र के स्टैंड पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने हैरानी जताई है और उन्होंने अपनी नाराजगी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी के जरिए जाहिर की। और वहीं दूसरी तरफ किस पार्टी को जनादेश मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको बता दें महाराष्ट्र और हरियाणा में कल चुनावी नतीजे आने हैं। नरेंद्र मोदी का पहला इम्तिहान भी इसे माना जा रहा है। मोदी ने दोनों राज्यों में कई रैलियां की थी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव हुए हैं। हरियाणा में रिकॉर्ड 73% तो महाराष्ट्र में 62% वोट हुए। इंडिया न्यूज एक्सिस सर्वे के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है। बीजेपी 103 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनती दिख रही है।
एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी को 103 तो शिवसेना को 88 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 45, एनसीपी को 35, एमएनएस को सिर्फ 3 तो अन्य को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को 2009 के मुकाबले 57 सीटों का फायदा हो रहा है। शिवसेना को 44 सीटें ज्यादा मिल रही हैं तो कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। 2009 की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62, बीजेपी को 46, शिवसेना को 45 और एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 40 सीटें गई थी। 2009 में हरियाणा में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, जबकि आईएनएलडी को 31, एचजेसी को 6, बीजेपी को 4 सीटें हासिल हुई थी। अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा होगी। पार्टी को दोनों ही राज्यों में बहुमत का भरोसा है। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा ने कहा है कि नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र हरियाणा में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन युग खत्म होने वाला है और शिवसेना अकेले अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने आप पर आरोप लगाया कि सत्ता में वापसी के लिए केजरीवाल एसएमएस के जरिए कांग्रेस को ऑफर दे रहे हैं। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली के सीएम पद की पेशकश भी कर डाली। दिल्ली कैंट इलाके में हो रही सीलिंग के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद राहुल गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी यहां पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के घर मातपुरसी पर पहुंचे। ब्लॉक अध्यक्ष की पत्नी का 1 महीने पहले देहांत हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने मुहावरे के रूप में बात कही थी, जिसे गलत समझा गया। दरअसल कल एक कार्यक्रम में मांझी ने कहा था कि जो डॉक्टर गरीबों की जान से खिलवाड़ करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ते हुए जेजे अस्पताल और बाइकुला मार्केट में झाड़ू लगाई। दिल्ली के संकल्प आनंद सुसाइड केस में 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। संकल्प के पिता संतोष आनंद ने मथुरा के कासीकला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है उनमें संकल्प के कई विभागीय अफसरों के नाम शामिल हैं। लोगों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। संकल्प आनंद को खुदकुशी के लिए उकसाने का जिन लोगों पर आरोप है उनमें डीआईजी संदीप मित्तल, होमगार्ड कमलेन्द्र प्रसाद और बीएन चतुराज के भी नाम शामिल हैं। परिवार का कहना है कि 250 करोड़ के फंड में धोखाधड़ी करने के लिए संकल्प पर सीनियर दबाव डाल रहे थे। इसका जिक्र संकल्प ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। संकल्प के पिता संतोष आनंद और बहन शैली आनंद ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। शैली का कहना है कि संकल्प को खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। संकल्प आनंद की 4 साल की बच्ची अस्पताल से घर आ गई है। अभी भी बच्ची के हाथ में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है। संकल्प आनंद ने दिल्ली से मथुरा जाकर कोसी कला में पत्नी के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बेटी को चोटें आई थी। दिल्ली के कंझावला में 12वीं क्लास की छात्रा को किडनैप करने की कोशिश हुई। लड़की घर से ट्यूशन पढ़ने निकली थी, तभी 2 लड़कों ने जबरन उसे गाड़ी में खींच लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की गाड़ी रोकनी चाहिए, लेकिन वो तेजी से भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और बदमाशों की गाड़ी के टायर में गोली चलाई। टायर में गोली लगने के बाद गाड़ी रुक गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा और लड़की को इनके कब्जे से छुड़ा लिया। दिल्ली के मुनिरका में मिजोरम की लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या के आरोपी वीरेंद्र के दोस्त दिनेश ने बताया कि लड़की ने खुदकुशी की। वहीं वीरेंद्र के मुताबिक जूलियट बेरोजगार होने के चलते डिप्रेशन में थी। वीरेंद्र ने बताया कि जूलियट पहले भी खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। मुनिरका में गुरुवार रात जूलियट का खून से सना हुआ शव उसके घर पर मिला था, जिसके बाद पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुड़गांव में पुलिस और छात्रों के साथ बैठक की और हालात पर चर्चा की। रिजिजू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर दिल्ली एनसीआर में हो रहे हमलों पर सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कही। देहरादून में बीती रात नशे में धुत एक महिला ने खूब हंगामा किया। इस दौरान महिला ने पुलिसकर्मियों से जोरदार बहस की। महिला पार्टी के बाद घर जा रही थी, तभी बैलेंस बिगड़ने पर उसकी गाड़ी पोल से जा टकराई। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया।
कोलकाता एयरपोर्ट पर सभी रडार फेल होने से हड़कंप मच गया। टेक्निकल वजह से रडार फेल हो गया, हालांकि विमानों की आवाजाही जारी रही। रडार फेल होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही मैनुअल सिस्टम के जरिए कराई गई। कोलकाता एयरपोर्ट से पहले भी रडार फेल होने की खबरें आती रही। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती वैगनार कार का पहिया निकल जाने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वैगनार कार में पूरा एक ही परिवार 8 लोग उसके सवार थे। ये परिवार दिल्ली से गनकौर एक शादी समारोह में जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एसबीआई के एटीएम में आग लग गई। एटीएम के अंदर 2 कैश मशीन रखी थी, जो देखते ही देखते खाक में तब्दील हो गई। कानपुर में एक अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से हड़कंप मच गया। लपटें बढ़ती देख हॉस्टल से लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। वहीं यूपी के इटावा में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के फतेहपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक 4 युवकों ने उसे 3 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। अहमदाबाद में 12वीं क्लास की एक छात्रा ने प्यार में धोखा खाने पर सुसाइड किया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसकी निजी तस्वीरें फेसबुक पर डाल दी। गुजरात के साबरकांठा में एक स्कूल टीचर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आरोप है कि टीचर लड़की को फेल कर देने की धमकी भी दे रहा था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक रिटायर्ड फौजी की पत्नी के साथ बदमाशों ने छेड़खानी के बाद जमकर मारपीट की। यूपी के बिजनौर में एक गैंगरेप पीड़िता को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। दरअसल महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद महिला पुलिस के पास इंसाफ मांगने गई थी। जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो महिला जीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। अमृतसर में बदमाशों ने एचडीएफसी के मैनेजर मंजू शर्मा का अपहरण कर लिया। विवाद में एक बेटे बहू पर अपनी मां को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। यूपी के मैनपुरी में एक नाबालिग छात्रा को गांव के ही 4 दबंगों ने जिंदा जलाकर मार डाला। कानपुर में एक महिला ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली, लेकिन महिला के भाई ने आरोप लगाया है महिला ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। एमपी के बुरहानपुर में जमीन विवाद को लेकर आदिवासियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। रायबरेली के एक स्कूल में 7वीं के एक छात्र को टीचर ने ऐसी सजा दी कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शामली के कांधरा में पुलिस ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने यहां 400 से ज्यादा तमंचे और सैकड़ों अधबने तमंचे बरामद किए। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक सलीम और अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 50 लाख का गांजा बरामद हुआ। मुरादाबाद के भोजपुर में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में चोरों ने एक मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कर्णप्रयाग के उमा देवी मंदिर से भगवान की मूर्तियों से गहने चुराकर फरार हो गए। बहराइच में कन्या विद्याधन लेने पहुंची छात्राएं मंत्री जी के इंतजार में बेहोश हो गई। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगे कृषि मेले में एक भैंसे की कीमत 7 करोड़ और दूसरे की 3 करोड़ रुपए रखी गई।